नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जाता है तो आपके मन में हमेशा एक सवाल हमेशा उत्पन्न होता होगा कि मेरे रिटायरमेंट के पश्चात मुझे कितना रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो इसी के बारे में मैं आज एक ऐसा फार्मूला लेके आप लोगों के सामने आया हूँ जो फार्मूला आपको यूट्यूब के किसी भी यूट्यूबर द्वारा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक ऐसा फार्मूला लेके आया हूँ जिसमें आप बिल्कुल सटीक और बिल्कुल लगभग बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आप निकाल सकते हैं कि आपके रिटायरमेंट के पश्चात या आप जॉब छोड़ देते हैं बीच में भी तो आपको कितना रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। तो कैलकुलेशन समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप लोग अपना पासबुक ईपीएफओ का पासबुक ओपन करके देखे होंगे कभी, तो आपको पासबुक में 3 अमाउंट दिखाई देता होगा। पहला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और तीसरा पेंशन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो होता है जो आपके सैलरी से कट के और पीएफ में जमा होता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो होता है जो कंपनी द्वारा पैसा दिया जाता है ईपीएफओ में और पीएफ खाते में जमा होता है, और तीसरा एम्प्लॉय के द्वारा जो पैसा दिया जाता है और पेंशन फंड में जमा होता है। ये हो गया आपका 3 अमाउंट, कर्मचारी, नियोक्ता और पेंशन। आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि क्या मेरे रिटायरमेंट के बाद जो ये पेंशन फंड में पैसा दिख रहा है यही पेंशन हमें प्राप्त होगा? तो नहीं, आपका पेंशन अगर मंथली पेंशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको इस फार्मूले के द्वारा आपको कैलकुलेशन करके मिलेगा। फार्मूला है पेंशनेबल सर्विस इन डेज गुणा पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70 इंटू 365। इस फार्मूले से आपको पेंशन प्राप्त होगा। यदि आप बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं, आप पेंशन के लिए जितना साल नौकरी करना चाहिए उतना साल अगर आप नौकरी नहीं करते हैं और बीच में ही आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको ये पेंशन के अमाउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर भी आपको ये अमाउंट आपको टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलेगा। जैसा कि मैं पहले अपने वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले टेबल डी का कैलकुलेशन 6 महीना 6 महीना 6 महीना इस तरह से 6 महीने के अंतराल पे कैलकुलेशन करके मिलता था। लेकिन हाल ही में 2024 अप्रैल में एक नया अपडेट आया था जिसमें इसको हटा के और मंथली बेसिस पे कर दिया गया है। इस बारे में मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ आपको इतना बताता हूँ कि जब आप बीच में नौकरी छोड़ देंगे तो आपको एक पेंशन का पैसा टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलेगा। आप चाहें तो गूगल पे जाकर ईपीएफओ का अपडेटेड टेबल डी डाउनलोड करके और अपना पेंशन कितना रुपया नौकरी छोड़ने पे कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा बीच में ही, वो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इसका पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मचारी को कुछ मिनिमम शर्तें फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि कर्मचारी को मिनिमम 10 साल नौकरी पूरा करना चाहिए लगातार। 10 साल नौकरी का मतलब सिर्फ नौकरी किया और पीएफ में पैसा जमा नहीं किया तो वह माना नहीं जाएगा। 10 साल नौकरी का मतलब यह होता है कि 10 साल नौकरी भी किया और 10 साल आप पीएफ में कंट्रीब्यूशन भी किए हैं। अगर कोई भी कर्मचारी अगर किसी कंपनी में काम किया, 5 साल नौकरी किया और उस कंपनी में 5 साल तक लगातार पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूशन किया, 2 साल किसी ऐसे कंपनी में काम किया जहां पे उसका पीएफ नहीं कटा और फिर इस तरह से उसका 7 साल नौकरी होगा, और फिर 3 साल ऐसे कंपनी में काम किया जहां पे उसका पीएफ कटा, तो एक्चुअली में उसने 10 साल तो नौकरी किया लेकिन बीच में 2 साल उसका पीएफ नहीं कटा, तो इसका टोटल सर्विस जो है 8 साल ही माना जाएगा, वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पहला शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त ये है कि सदस्य का उम्र 58 वर्ष पूरा होना चाहिए। वैसे आप 50 वर्ष की आयु में भी अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें घटे हुए दर पे आपको पेंशन प्राप्त होगा। अगला है कि आपके पीएफ में नॉमिनी अपडेटेड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तो बहुत ही आसान होता है आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना। बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट में वही नाम हो जो आपके आधार कार्ड में और आपके पीएफ में हो, उसमें नाम में बिल्कुल डिफरेंसेस, एज में डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम समझते हैं पेंशन का कैलकुलेशन। पेंशन का कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला है पेंशनेबल सर्विस
डे में, दिन में। पेंशनेबल सर्विस जो है दिन में कैलकुलेशन करना है, महीने और साल में नहीं। तो दिन में करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको फिगर लगभग मिल जाता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। गुणा पेंशनेबल सैलरी, उससे भाग लगाते हैं 70 × 365 से। अब हम आपको पहले आपको ये जो है पेंशनेबल सर्विस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेंशनेबल सर्विस क्या है? पेंशनेबल सर्विस का मतलब हो गया आपका डेट ऑफ एग्जिट, जिस समय आप नौकरी छोड़ रहे हैं उसमें से डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस करेंगे, और उसके बाद जो डेट आएगा, जो डे आपको बनेगा, उस डे में से जो दिन बनेगा, उस दिन में से नॉन कंट्रीब्यूटिव पे डेज, इसको एनसीपी डेज कहते हैं, उसको घटा लेते हैं। तो आपका बनता है क्या? पेंशनेबल सर्विस। आप सोच रहे होंगे कि आपका एनसीपी डेज आपको कैसे पता चलेगा? तो आपका एनसीपी डेज आपके ईपीएफओ के पासबुक में, जब आप पासबुक ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एनसीपी डेज इस तरह से दिखाई देगा। आपका टोटल सर्विस दिखाई देगा, कितने साल आपने काम किया है, और टोटल एनसीपी डेज कितना है ये आपको एनसीपी डेज दिखाई देगा। यहाँ से आप एनसीपी डेज ले सकते हैं और आप अपने कैलकुलेशन पे इसको बैठा सकते हैं। अब यहाँ से चालू होता है आपका असली कैलकुलेशन। जैसे ही आपको पेंशनेबल सर्विस निकालने की बात करेंगे, आप क्या करेंगे? आपका जिस दिन से ज्वाइनिंग डेट है उसमें से, जिस दिन आपका एग्जिट डेट है उसमें से आपका जिस दिन ज्वाइनिंग डेट है वो माइनस कर देंगे। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आपको करना है, ये चेक करना है, ये है क्या? वेजेस लिमिट। यह वेजेस लिमिट 1952 से हमेशा अपडेट होते आया है। अब आपको इस वेजेस लिमिट को ध्यान रखना है। जैसे किसी व्यक्ति का ज्वाइनिंग अगर 1952 में हुआ है और वह 1962 में रिटायरमेंट होता है, तो वो अपना सर्विस दो हिस्सों में निकालेगा। जैसे 1952 से लेकर 1957 के बीच वह कितने साल काम किया, दूसरा 1957 से 1962 के बीच में कितने वर्ष काम किया। क्यों ऐसा निकालना है? यह इसलिए निकालना है कि 1952 से लेकर 1957 के बीच वेजेज लिमिट 300 रुपये था, मतलब एक मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी जो था 300 रुपये था, और 1957 से लेकर 1962 के बीच में वह बढ़कर 500 हो गया। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर आपका ज्वाइनिंग, ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कब कब लोगों का सरकार ने ये पेंशनेबल सैलरी को कैसे अपडेट किया, कैसे बढ़ाया। जैसे 1952 से 1957 300 रुपये, 1957 से 1962 500 रुपये, 1962 से 1976 1000 रुपये। उसी प्रकार से 1990 से 1994 3500, 1994 से 10 अक्टूबर 1994 से 31/5/2001 तक 5000 रुपये, 1/6/2001 से 31/8/2014 तक 6500 रुपये, और लास्ट में फाइनली मोदी सेशन में 1/9/2014 से अभी तक 15000 रुपये। तो जब आप सर्विस हिस्ट्री निकालेंगे, जब आप अपना पेंशनेबल सर्विस निकालेंगे, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझता हूँ, कोई आदमी यहाँ पे 2000 में 2000 से पहले ज्वाइन किया था। यहाँ पे उदाहरण के लिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति 1990 में ज्वाइन किया। चलिए मैं 1990 देखता हूँ। 1990 में ज्वाइन किया कब? यहाँ पे 1/12/1990 में ज्वाइन किया, और नौकरी छोड़ रहा है 9, उसका एक डेट ऑफ एग्जिट है 9/9/2024। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर लेंगे। डायरेक्ट माइनस करेंगे तो टोटल आपका सर्विस इतना निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? नहीं से निकालेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे अपना जो पेंशनेबल सैलरी है, ये जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे आपको सर्विस भी कैलकुलेशन करना है। तो 1990 से लेकर 30/9/1994, 30/9/1994 यहाँ पे करेंगे 30/9/1994। कितना हो गया? 1399 दिन। ठीक है। नेक्स्ट अगला है 1994 से 1/10/1994 से 31/5/2001, 1/10/1994 से 31/5/2001
से 31/5/2001, 31/5/2001। फिर अब नेक्स्ट 1/6/2001 से 31/8, 1/6/2001 से 31/8/2014। यहाँ पे 2001 होना चाहिए, मैं गलत टाइप कर दिया था। कितना दिन हो गया? इतना। अब 1/9/2014 से 9/9/2024, इतना। अब आप यहाँ पे टोटल डेज कैलकुलेशन करेंगे। टोटल 12,333 दिन सर्विस हो गया। टोटल देख रहे हैं ना, आपने डायरेक्ट पहले क्या किए थे, आप डायरेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस डेट ऑफ एग्जिट कर दिए थे। लेकिन मैंने क्या किया, इसको जैसे जिस जिस पीरियड में डेट अपना पेंशनेबल वेजेस जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे हमने सर्विस कैलकुलेशन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि उस समय उसका इस पीरियड में इसका बेसिक देख लेते हैं, अधिकतम बेसिक भी मान लेते हैं, क्योंकि उसका हो सकता है उस समय कम भी हो या ज़्यादा हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे अब अधिकतम जो भी बेसिक है उसका अब यहाँ पे बेसिक हम डालेंगे। उस समय उसका इस समय मान लेते हैं कि इसके बीच में उसका 2500 बेसिक था, बेसिक प्लस डीए, फिर बढ़ के इस पीरियड में उसका हो गया 6500, फिर बढ़ के उसका हो गया 7000, फिर इस पीरियड में उसका बेसिक था 22,000 मान लो, ठीक है। इस तरह से आप उसका बेसिक पिछले 12 महीने का एवरेज बेसिक निकाल लेंगे। उस पीरियड का हमने निकाल लिया, आप भी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब इस पीरियड में अब हम देखेंगे कि इसमें लिमिट क्या था, ठीक है। हमने तो यहाँ पे निकाल लिया, बेसिक हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमको देखना है कि इस पीरियड में उस समय कैलकुलेशन करने के लिए लिमिट कितना था। तो 90 से 94 के बीच में लिमिट कितना था, तो इस टेबल में से आप देख लेंगे। 90 से 94 के बीच में लिमिट था 3500 रुपये, ठीक है, 3500 लिमिट था। लेकिन उस समय उसका एक्चुअल कितना था, 2500, लिमिट था 3500। चलो इसके अंडर में है, ठीक है, 3500 के ऊपर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 94 से 2001, 94 से 2001 के बीच में 5000 लिमिट था, 5000 लिमिट था, लेकिन इनका कितना है 6500, तो यहाँ पे 5000 लिख देंगे। और 2001 से 2014 के बीच में क्या लिमिट था, 6500, 6500, लेकिन इनका सैलरी कितना था उस समय 7000। और अभी कितना लिमिट है 2014 से 2024 के बीच में 15,000। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपका। आप कैलकुलेशन मिलाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन डालेंगे फार्मूला के हिसाब से। पेंशनेबल सर्विस यहाँ पे इक्वल डालते हैं। अब देखिए इस समय लिमिट था 2500, लेकिन इनका है 3500, लिमिट था 3500, लेकिन इनका सैलरी उस समय तक कितना था 2500, तो 25 ही मानेंगे हम लोग, है ना। तो पेंशनेबल यहाँ फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला है, एक बार फार्मूला आप देख लेंगे तो पता चल। फार्मूला है पेंशनेबल सर्विस डेज गुना पेंशनेबल सैलरी। तो पेंशनेबल सर्विस इनका हो रहा है ये, ठीक है। पेंशनेबल सर्विस गुना मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365। ये उस समय का पेंशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप कि इनका उस समय 6500 रुपया कितना था, 6500 रुपया इनका बेसिक प्लस डीए पिछले 12 महीने का बन रहा था। पिछले 12 महीने का उस समय पिछले 12 महीने का बेसिक प्लस डीए 6500 बन रहा था, लेकिन लिमिट कितना था 5000 रुपये। तो हम यहाँ पे 65 से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 5000 लिख देंगे। क्या 5000,
5,000 से कैलकुलेशन करेंगे। है उनका 6500, लेकिन करेंगे 500, क्योंकि उस समय लिमिट 5,000 रुपया ही था पेंशनेबल। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन उनका सही नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उस समय लिमिट था कितना, इस पीरियड में लिमिट कितना था, 6,500 का था, लेकिन उनका एक्चुअल में कितना था सैलरी, 7,000 था। तो हम एक्चुअल नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लिमिट था वो लिमिट डालेंगे, लिमिट से ऊपर उनका चला गया है ना, इसलिए अब 6,500 डालेंगे, इतना बन गया। अभी उनका सैलरी कितना है, 22,000 है, लेकिन लिमिटेड कितना है, लिमिट आज के डेट में 15,000 है, तो हम 15,000 से कैलकुलेशन करेंगे, 15,000। अब आप देख सकते हैं, अब सबको जोड़ लगा देंगे, सबका जोड़ लगा देंगे, तो देखिए कितना बन गया, 3,993 रुपया। हमने इसमें से एनसीपी डेज माइनस नहीं किया, क्योंकि एनसीपी डेज जो होगा आप माइनस कर सकते हैं, मैंने एनसीपी डेज माइनस नहीं किया है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल पेंशन बन गया कितना, 3,993 रुपये। तो आशा करता हूँ आप लोग इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन निकाल पाएंगे अपना। तो अगर किसी प्रकार का किसी के मन में कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट भी करेंगे वीडियो में, और मैं तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। अगर आप फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। ये हो गया इनका मंथली पेंशन इनका 3,993 रुपये, इतना अप्रॉक्स इनका बनेगा। यदि कोई 1990 में ज्वाइन किया है और अभी जॉब छोड़ रहा है, लगभग कितना ये जो दिन को अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 365 से हम भाग कर देंगे तो लगभग 33 साल की नौकरी हो रही है। कितना, 33 साल, 34 साल के लगभग नौकरी हो रही है। 34 साल के सर्विस में लगभग इतना बन रहा है, अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे वीडियो के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए फटाफट, ताकि इस तरह के और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।